सो देखो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम यूनिट 2 का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर के लिए हो जाएगा, प्लस ओस्टेट सीटेट ओटेट जो भी है उसके लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे इससे, ठीक है। तो इसको वन टाइम पूरा रीड करना अच्छे से और नोट डाउन करके रखना अपने डायरी में या फिर नोटपैड में, कहीं पे भी नोट डाउन करके रखो। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम अभी लिख सकते हो मेरे साथ, मैं पढ़ा रही हूँ एंड उसके साथ आप लिख सकते हो। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, तो उस टाइम पे कैसे चीज़ें थे, हाउ थिंग्स वेर, ठीक है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ इंडिविजुअल। आपको जो ज्ञान मिलता है ना, नॉलेज मिलता है, ये आपको बोला गया ये थर्ड आई है, ठीक है। आपका जो बोला जाता है ना त्रिनेत्र खोलने को, तो त्रिनेत्र मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान चक्षु, उसको ओपन करने को बोला गया। एजुकेशन स्टार्ट विथ उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार से ये स्टार्ट होगा। तो ये हमारा इस पॉइंट पे इंग्लिश में इसको को एजुकेशन बोल सकते हैं। उपनयन संस्कार से ये विधि है, इससे एजुकेशन स्टार्ट होता था। स्कॉलरली वुमेन, उस टाइम पे जो वुमेन्स थे जो कि एजुकेटेड थे एंड हेल्प करते थे एजुकेशन में, वो कौन थे? गार्गी, अत्रेय, कौशल्या, तारा, द्रौपदी। लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, एवरी डे मुंडेन लाइफ एक्टिविटी एंड सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा लोअर एजुकेशन में क्या आता है ना, एवरीडे का जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे, डेली रूटीन्स, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ एंड सोशल इंटरेक्शन, जो आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, वो पॉइंट्स आएंगे। हायर एजुकेशन कैसा होता था? हायर एजुकेशन में जैसे स्टडी ऑफ ग्रामर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, मैथमेटिक्स, वेदास मतलब वेद पढ़ते थे, लॉजिक के साथ और क्या था? पॉलिटी, साइंसेस ऑफ वर्ड और वर्शिप, फाइन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स भी थे। 4 स्टेजेस होते थे आपके पूरे लाइफ को, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था एजुकेशन सिस्टम्स में, आपको ये मेंशन रहेगा एंशिएंट पीरियड में। ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य ये उसके साथ लिखा गया आश्रम वाले, ब्रह्मचार्य आश्रम, दैट इज अ लर्नर ऑब्जर्विंग सेलिवेशी, ठीक है। ब्रह्मचार्य मेंटेन करना है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के लिए खुद को नियोजित करना है, अपने माइंड को कूल रख के पीस माइंड में सब कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? ब्रह्मचार्य पालन करना है, सारी चीज़ों से खुद को मुक्ति देके। फिर है गृहस्थ आश्रम लिखा गया है, तो गृहस्थ मतलब मैरिड लाइफ, जिसको मैरिड लाइफ बोला गया। वानप्रस्थ बोला गया रिटायर्ड लाइफ को हमने वानप्रस्थ बोला। संन्यास जो आपका रहता है रिनंशिएशन, दैट इज आपका पूरा जब लाइफ का एंडिंग आ रहा है, जब आपका वानप्रस्थ रिटायर्ड भी लाइफ हो गया, अब क्या करना है? अभी बैठ के सब जपोगे, मतलब भगवान का नाम जपते जाएंगे और जैसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मतलब हमारा आत्मा निकले बॉडी से, यहाँ तक का काम है। तो 4 पार्ट में हमारे लाइफ को डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो इस टाइम पे और क्या था ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था ना, फ्री टू सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड गुरुज, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए एंड गुरु ही सब कुछ थे। और फ्री टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट थे वो आप चूज़ करने के लिए फ्री हो, फ्रीडम आपको दिया गया, जो भी विषय आप चूज़ करना चाहो। एजुकेशन मैकेनिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे एजुकेशन में और क्या क्या सिखाया गया? मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑफ मेमोरी, मतलब मैकेनिकल ट्रेनिंग जानते हो? रिपीट करके पढ़ना, कोई चीज़ को दोहरा के पढ़ना, रिपीट करके पढ़ना। फॉर हु स्टडीड वेदास बिकॉज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट फॉर जनरेशन। अभी बोलोगे जो वेदास पाठ करते थे, पढ़ते थे, उनको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा पढ़ के रीड करके बस सुनाओ, तो वो पढ़ाई एक्चुअली उनका वेदास का कुछ गया नहीं, ट्रांसमिट नहीं हुआ अंदर, और अंदर आप ले नहीं पाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तो उस ज्ञान को लेने के लिए उसको पूरा समझ के उन्होंने रट लिया, अपने माइंड पे पूरा रख लिया। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड में आने के बाद भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्लस ट्रांसमिट फॉर जेनरेशन, जैसे वो नेक्स्ट जेनरेशन को भी बोल सके। लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अभी जो भी लर्नर्स हैं उनको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, हमेशा खुद के इम्प्रूवमेंट में ही वो लगे रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ गुरु ऑफ द ईयर क्या है? देखो गुरुकुल सिस्टम, अभी कौन से सिस्टम में आ गए ना, गुरुकुल सिस्टम। ये क्यों चाहिए ना? गुरुकुल सिस्टम आज के टाइम पे क्या होता है ना, हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल्स जैसा है, वहाँ पे रिक्वायर्ड टू स्टे एंड ये कंपलसरी फ्री था। उस टाइम पे कोई भी पेबल मनी नहीं लिया जाता था, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था, दक्षिणा सिर्फ दिए जाते थे, बट ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं था कि इतना ही देना बाउंड है। सो गुरुकुल सिस्टम होता था एंड गुरुकुल में ही बच्चों को रहना पड़ता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिचनेस ऑफ हाई स्टेटस। कोई भी हो, मतलब वो रिच हो, पुअर हो, कितना ही वो धनी व्यक्ति हो, धनी घर का बच्चा हो, उसको ऐसे गुरुकुल में ही रहना बाउंड था। फाइनेंस बिग आलम्स, दैट इज कॉल्ड, ये मधुकरी बोला जाता था, मतलब जैसे भिक्षाम देही, ठीक है, भिक्षाम देही टॉट दैम ह्यूमिलिटी। तो उनको सिखाया जा रहा था कि लोगों से अगर मिलना है तो लोगों को, मतलब आप धनी हो तो धनी जैसे ही सिर्फ व्यवहार करोगे सबके साथ, कुछ भी चाहोगे खरीद लोगे या कुछ के भी मूल्य चुका दोगे, ऐसा नहीं है। आपको नीचे झुकना भी पड़ेगा, सारे प्रजाओं के बारे में सोचना भी पड़ेगा और सबसे मांगना भी पड़ेगा, इसी से ही आप सारे प्रजाओं के साथ जुड़ सकते हो। तो इसलिए ये मधुकरी हुआ, या फिर फाइनेंस क्या था ना, बेगालम्स।
तो इसके बाद क्या आया, विद्यावन एज द बेस्ट दान, सॉरी विद्यादान एज अ बेस्ट, विद्यावन बोल दिया, विद्यादान एज अ बेस्ट दान, विद्यादान करना। उस टाइम पे गुरु जी विद्यादान करते थे, तो वो बोला गया है सबसे अच्छा दान अगर कुछ होता है तो विद्यादान होता है, ठीक है। अदर फाइनेंस में क्या आएगा, डोनेशंस फ्रॉम किंग एंड फिलांथ्रोपिस्ट, जो डोनेशंस मिलते थे, किंग हो गए या फिर बड़े बड़े व्यवसायी हो गए या फिर बड़े बड़े जो लोग हो गए, वो आके दान देते थे, ठीक है। अभी क्या है, गुरु दक्षिणा क्या होता था ना, गुरु दक्षिणा गिफ्ट टू गुरुकुल एट द एंड ऑफ द स्टडी, जैसे पढ़ाई खत्म होगा उसके एंड में गुरुकुल को क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, जैसे कोई गाय, घोड़ा हो गया या धान हो गए, और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे वेजिटेबल्स हो गए, शस्य हो गया, ये सब दिया जाता था। गुरु क्या थे ना, रियल स्कॉलर, बहुत ज्ञानी, ठीक है, एक्चुअल में वो ज्ञानी होते थे, एंड प्रूवन मास्टर, जो भी पूछोगे वो प्रूव करके दिखाएंगे ये एक्चुअल होता क्या था, इतना नॉलेज उनके पास था। स्पिरिचुअली एनलाइटेड पर्सन, मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, भगवान को स्मरण करने से ही भगवान आ जाएंगे, ऐसा ज्ञान उनके पास था, ठीक है। और क्या है, स्नेम मोनिटोरियल सिस्टम, सन ऑफ द टीचर और ओल्डर सीनियर एज टीचर, देखो कौन पढ़ाएगा इन सारे सिस्टम्स में ना, सन ऑफ द टीचर, एक गुरु के जो बच्चे हैं ना वो भी गुरु ही बनेंगे, ठीक है, तो वो पढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, या ओल्डर सीनियर, जो भी आश्रम के पुराने हैं, ठीक है, ओल्डर है और सीनियर भी है, वो टीचर बन के पढ़ाएंगे। मनुज पीरियड में क्या हुआ, जो कि मनु का पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुआ ना, ये बोला गया चतुर्वरण्य, दैट इज अ बिकेम सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल ऑर्डर ऑफ फैमिली प्रोफेशन बन गया, ठीक। ये आपको बोला गया फर्स्ट एंशियंट पीरियड का ही चल रहा है, तो एंशियंट पीरियड का जितने पॉइंट्स थे उसको एक एक लाइन पे मैंने दिया हुआ है बुक में, इसी को 4-5 पेजेस में इसको कन्वर्ट किया गया है, उसी का ही पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट्स करके मैं बोल रही हूँ, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुरु, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा ना, वो टीचर है, स्कॉलर ज्ञानी है, मिशनरी, मतलब वो क्या होता है कि वो एक लक्ष्य को लेके चल रहे बच्चों को कैसे ज्ञान दे सके, और प्लस ये फ्रेंड फिलोसोफर है एंड गाइड भी है। फ्रेंड फिलोसोफर क्या होता है, नॉलेजेबल बंधु, दोस्त, ठीक है, जो ज्ञान बांट सकते हैं। टीचिंग मेथड इनका क्या था उस टाइम पे ना, ओरल इंटरैक्शन था इस टाइम पे। और क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स होते थे, डिस्कोर्सेस होते थे, ए डिबेट, डिस्कशन, रिसाइटेशन, ये सब होते थे, ये सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग है। ओरल इंटरेक्शन मतलब जो कि मुंह से ही बोल सकते हो, किताबें नहीं थी, कम थी, और उपनिषद पुराने थे, बट हमेशा जो सबको अवेलेबल होगा या सारे बच्चे या शिष्य पढ़ सकेंगे ऐसा कुछ नहीं था, तो एक के बाद एक पढ़ना पड़ता था, इसलिए गुरु ही सुनाते थे और सारे बच्चे उसको मेमोराइज करके याद रखते थे, इसलिए रिसाइटेशन बोला गया। डिस्कशंस के थ्रू पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, डिबेट्स के थ्रू याद रख सकते हैं, कौन सा सही है गलत है उसका विचार हो सकता है। कोर्सेस के ऊपर भी हम लोग इन्फॉर्मेशंस लेके, ज्ञान लेके उस पर बातें कर सकते हैं या फिर उससे और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेक्चर्स भी थे, तो ये सारे आपके हो गए पॉइंट्स, ये हो गए एंशियंट पीरियड के। कुछ क्लियर है क्या एंशियंट पीरियड के? देखो शॉर्टकट पढ़ा रही हूँ इसलिए 10 मिनट में ये कंप्लीट हो गया, 9-10 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा है, इतना समझ आया, क्लियर है? अभी देखो आगे हम लोग ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, तो बुद्धिस्ट पीरियड में कौन थे ना, बुद्धिस्ट पीरियड में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस नहीं, मोनेस्टरीज थे एंड टेम्पल्स थे, ठीक है ना, मोनेस्टरीज एंड टेम्पल्स थे। बिग एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग किंग अशोका, सबसे ज़्यादा अगर एस्टैब्लिशमेंट हुआ है बुद्धिज्म का तो वो किंग अशोका के पीरियड में ही हुआ है। एडमिशंस वेर टॉट द एंट्रांस टेस्ट, उस टाइम पे भी एंट्रांस टेस्ट होता था, उनका कुछ भी टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो क्लियर करेंगे उसके बाद ही एडमिशन दिया जाता था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया, कांची, बनारस, ये सारे जगह हैं जहाँ पे ये सारे बनाए जाते थे मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये थोड़ा सा दिया गया पीरियड। अभी मिडेबल पीरियड में आ रहे, क्योंकि बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे ही जैनिज्म पीरियड चल रहा था, एट टोटल चल रहा था एट ए टाइम, कुछ सालों का इधर उधर हुआ है, अदरवाइज एक ही टाइम पे चल रहा था, ठीक है। उसमें भी सेम कंडीशंस हैं एंड ज़्यादा पॉइंट्स उसमें मेंशन नहीं करना है। महावीर जैन थे और तीर्थंकरज हैं, उनके भी ऐसे टोल बोले जाते या टेम्पल्स होते थे जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, आश्रम जैसे ही थे, और उसमें भी एंट्रांस एग्जाम होता था। वो भी रीबर्थ को बिलीव नहीं करते थे, ना ही गॉड को बिलीव करते थे, तो वो कर्म पे निर्धारित होता था सब कुछ चीज़ें, तो वैसा पढ़ाई होता था। अभी देखो आगे हम इस्लामिक और मिडेबल पीरियड में, मिडेबल पीरियड और इस्लामिक पीरियड, बिकॉज मिडेबल पीरियड में 2 पार्ट है, एक है हिंदुइज्म, एक है इस्लामिक, मतलब मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन। तो पहले आया इस्लामिक,
मकतब्स आए, यहाँ पे मकतबाज लिख सकते हैं, तो मकतबाज और मस्क बोल सकते हो जहाँ पे लोअर एजुकेशन मिलेंगे, और मदरासाज होते थे जो कि हायर एजुकेशन के लिए थे। मस्क क्या होता है ना, रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन के लिए होता था। मतलब तीनों ही चीज़ हैं, एमक्यू में याद रखना है। मकतब्स होंगे जो लोअर एजुकेशन के लिए है, मदरासाज होंगे जो कि ये मदरसाज भी बोले जाते हैं, बहुत सारे हिंदी प्रोनाउंसिएशन में मदरसाज भी बोले जाते हैं, इंग्लिश में मदरासा भी बोला जाता है, या फिर मदरसाज बोल सकते हो। मदरसाज हायर एजुकेशन के लिए ये था, एंड मस्क जितने भी हैं वो रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन के लिए प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे एजुकेशन देता कौन था, मौलवीज देते थे और मुल्लाज देते थे, मुल्लाज एंड मौलवीज, ठीक है, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। अभी देखो प्रोफेशनल टीचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम पे क्या था ना, टीचर्स कैसे होंगे, ओपन होंगे, पॉजिटिव होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, लिसनर भी होंगे, ठीक है। ओपन होंगे जो हर पॉइंट्स को डिस्कस करें, पॉजिटिव होंगे जो बच्चों को पॉजिटिविटी बताए, क्या पॉइंट्स करने चाहिए, आगे लेके जाए। कम्युनिकेटिव होंगे, एक दूसरे से बात करके, बच्चों के साथ बातचीत करके क्या उनका प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन दें। लिसनर भी होंगे, प्रॉब्लम्स सुनना पड़ेगा ना बच्चों का, उसको भी याद रखेंगे। और कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लिसनर ही होंगे, ऑब्वियस है, एक्टिव लिसनर्स होंगे, सो दैट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। और कभी कभी अगर बच्चे आप पे डिपेंडेबल हैं बिकॉज यू आर ए टीचर, तो वो भी मेंटेन रहेगा, डिपेंडेबल। पर्सनेबल भी होंगे, पर्सन वाइज अच्छे होंगे, एबल्ड वाले पर्सन होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा होगा, मोटिवेटेड होंगे, कंस्ट्रक्टिव, और एक क्या है, दैट इज कंपैशनेट होंगे, कंपैशनेट होंगे, इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव, वैल्यू बेस्ड, सेंसिटिव, नॉलेजेबल, क्रिएटिव, पर्सन दैट इज कमिटेड। इतने वर्ड्स दिए गए हैं एक टीचर के लिए, प्रोफेशनल टीचर्स के लिए, इतने सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए एक टीचर के पास। उनमें से जितना आपको याद रहे उतना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने वर्ड्स आ सकते हैं, बिकॉज ना कभी भी कोई एक वर्ड दे देगा ये कौन सा कैरेक्टर है टीचर का, ऐसा मेंशन कर सकता है। अभी देखो हम आ जा रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, बिकॉज हिंदुइज्म पीरियड जो था ना, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में पर्दा सिस्टम भी रखा गया था, क्योंकि जो बच्चे थे वो तो पढ़ने जाते थे, बॉय थे, गर्ल्स के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बुरखा के अंदर पढ़ा जाता था, या फिर पढ़ने के लिए अलाउ किया गया था, या फिर पर्दा सिस्टम के थ्रू ही पढ़ पाएंगे। हिंदुइज्म में क्या हुआ ना, पाठशालाज ओपन हो गए, पाठशाला जैसे ओपन होने लगे तो स्कूल गए बच्चे, पर गर्ल्स को अभी तक अलाउ नहीं किया गया उसमें भी, एंड जो लोअर कास्ट के बच्चे थे उनको भी अलाउ नहीं किया गया प्रॉपर्ली। तो और क्या हुआ ना, फंड भी नहीं मिला एजुकेशन के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा वीक रह गया। 2-3 पॉइंट्स हैं हिंदुइज्म के लिए। अभी देखो इंडियन एजुकेशन जो अभी के पॉइंट पे चल रहा है, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आ रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या है, द मिशनरीज एंड चर्चेज स्टार्ट टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है, मिशनरीज जो स्कूल हुए, बिकॉज ब्रिटिश पीरियड आ रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले का थोड़ा पीरियड बोल रही हूँ, ब्रिटिश पीरियड है, तो मिशनरीज ओपन हो गए, चर्च ओपन हो गए हैं, एंड वहाँ पे किस में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में। अर्लियर टेम्पल, जो भी पहले का टेम्पल था वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता था, संस्कृत, और जो आपका मदरसा था वहाँ पे पर्शियन एंड अरबिक, उर्दू भी हो सकता है। इसके बाद क्या आया ना, पहला जो पॉइंट आया कि 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया ना, तो वो 16th सेंचुरी का पॉइंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाला है, वो काम करने वाला है, एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो एंटर किया लेट 16th सेंचुरी बोल सकते हैं, एंड उसके लिए प्लानिंग किया था 16th सेंचुरी से, एंड ऑलमोस्ट बहुत ट्रायल्स करने के बाद, बहुत राजा महाराजाओं के साथ चलने के बाद, लड़ते लड़ते 18th सेंचुरी में उसने एंटर किया डिफरेंट एरियाज, जैसे कि कोलकाता में, एक और भी है आपका, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गए, तो ये सारे एरियाज़ में वो आने लगा बिजनेस सेटअप करने के लिए। अभी उनके लिए क्या बना ना, पहला चार्टर एक्ट बना कि वो चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हो जिसके थ्रू वो अपने अकॉर्डिंग वर्कर्स बना सके, ठीक है, वो अपने बिजनेस को ब्रॉडन करना है ना, बढ़ाना है, तो उसलिए वो वर्कर्स बना सके। तो वर्कर्स को कैसा बना है ना, इंडियन जो लोग हैं ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सो बाय ब्लड उनको कैसा रहना है, इंडियन रहना है, बाय टेस्ट उनको ब्रिटिशर्स बनाना है, तो ब्रिटिशर्स बनाना है दैट मीन्स इंग्लिश आना चाहिए। तो उस पॉइंट को लेते हुए चार्टर एक्ट पहला बना 1813 में, याद करते चलोगे, 1813 में एक बना, हमेशा 20 साल का डिफरेंस रहा है, 20 ईयर्स का डिफरेंस कर दो, फिर आएगा आपका 1833, फिर 20 ईयर्स का डिफरेंस करोगे तो 1853 आएगा, बट एक्चुअल में जो सेकंड रिपोर्ट मतलब थर्ड रिपोर्ट आया वो 1854 में आया, ठीक है। तो चार्टर एक्ट क्या किया
ना चार्टर एक्ट का मेन पॉइंट, देखो मेन पॉइंट पूछूंगी, यही होता है ऑब्जेक्टिव, 1 लाख एवरी ईयर। एजुकेशन सिस्टम के लिए इनको कितना चाहिए, इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखा कि एजुकेशन सिस्टम को अगर बढ़ाना है अपने बिजनेस के लिए, देन 1 लाख रुपीज़ हमें चाहिए, जो कि एजुकेशन के लिए हम लोग खर्चा करेंगे। देखो रिन्यू करना, रिन्यूड इन एवरी 20 ईयर्स। प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ द साइंस, ठीक है, इसको प्रमोट किया गया। फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय क्वीन, ठीक है, एलिजाबेथ, आपने खुद ही बोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, समझ में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो बिजनेस सेटअप कर रहा था, उसी के लिए क्या चाहिए, हमें एजुकेशन को भी सेटअप करना पड़ा, बिकॉज उनके लिए एजुकेशन एक बिजनेस था। एजुकेशन से प्रमोट करना नहीं था कि हम अपने इंडिया के लोगों को कुछ हेल्प करें, वैसा नहीं था, अपने लिए वर्कर्स बनाने हैं, वो भी वेल एजुकेटेड वर्कर्स, तो इसलिए एजुकेशन चाहिए था, ठीक है। फिर कौन आया, देखो 1813 गया ना, 1835 आ गया। 1835 में कौन आए ना, मैकेले आए, ठीक है। एंड इनका पूरा नाम देखो क्या है, मिनट्स मतलब हो गया रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट को मिनट बोला गया है, रिपोर्ट, जैसे एडम्स रिपोर्ट है वैसे मैकेलेस रिपोर्ट बोलने से मैकेलेस मिनट बोला जाता है, ठीक है। एंड इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकेले, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए रहे ना, लिव फॉर 4 ईयर्स, 1834 टू 38, 4 साल के लिए रहे थे इंडिया में, 1834 टू 38। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ये शॉर्टकट है, फ्लो चार्ट्स बोलते हो ना मैम, फ्लो चार्ट्स, यही सारे फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है। देन कौन आया, इशूड मेमोरेंडम, कब इशू किया गया, एक रिपोर्ट या बिल कब पास किया गया, दैट इज 1835, बट रिजेक्टेड बोथ द नेटिव लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया, अपने रिपोर्ट में बोथ नेटिव लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया, अरेबिक एंड संस्कृत को, एंड इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कंपलसरी हो गया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया। फिर क्या हुआ, इनके और एक कंसेप्ट में आया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्होंने बोला कैन नॉट टीच ऑल, सो टीच हाई क्लास ओनली। सबको हम पढ़ा नहीं सकते, बट सब किसको फॉलो करते हैं, हाई क्लासेस को, सो हम किसको पढ़ाएंगे, हाई क्लासेस को, एंड दे विल टीच अदर्स, वो दूसरों को पढ़ाएंगे। सो हमने छान लिया कौन से हाई क्लासेस वाले है सोसाइटी में, एंड उनको ही बस एजुकेशन दिया गया, वो डोनेशन भी दे पाएंगे, स्कूल भी चल पाएगा, ठीक है। फिर क्या किया गया, नहीं, ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was owned the whole native literature of India and Arabia. So इन्होंने एक गुड लाइब्रेरी ओपन किया एंड बोला भी कि गुड लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है ना, जो भी इंडियन लिटरेचर है और अरेबिया है उसके जो लिटरेचर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थॉमस बेबिंगटन मैकेले ने ये पॉइंट बोला था, ठीक है। मेकिंग ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, देखो मैंने ये पॉइंट बोला था, ठीक है, मेकिंग ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है, ब्लड से कलर से वो इंडियन रहेंगे, बट ऐसा ग्रुप बनाना है जो कि टेस्ट में इंग्लिश हो। तो हाई क्लासेस वालों को हमने पढ़ाया ना, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो वही बनना चाहते हैं ब्रिटिशर्स जैसा, तो वो बाय टेस्ट कैसे होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, बाय ब्लड एंड बाय कलर वो इंडियन होंगे, इन ओपिनियन, इन मोरल्स, ठीक है। इतना पॉइंट समझ आया। देखो ये मैकेले चार्टर एक्ट याद आ रहा है, चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट 1813 में आया था, राइट। 1813 के बाद फिर से आया था 1833 में, ठीक है, उसके बारे में हमने मेंशन नहीं किया बिकॉज उसमें भी सेम पॉइंट्स ही थे। उसके बाद देखो ये आया है वुड डिस्पैच, जो 1853 में आना था बट वो आया 1854 में, ठीक, तो वुड डिस्पैच बोला गया। ये क्या है, माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, नोन एज अ माग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मतलब जितने भी चार्टर एक्ट है ना, सबसे बड़ा चार्टर एक्ट यही है, वुड डिस्पैच है। डिस्पैच मतलब भी रिपोर्ट है, डिस्पैच मतलब डिस्पैच करना नहीं होता है, यहाँ पे रिपोर्ट को बोला गया डिस्पैच, ठीक है। इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल, आपको याद रखना है पहला वाला, ठीक है, मैकेले के टाइम पे विलियम बेंटिक थे, अभी कौन है, लॉर्ड डलहौसी हमारे गवर्नर जनरल है। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रिएशन ऑफ ए क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जो कि पब्लिक सर्वेंट्स हो, नौकर बनाने हैं, वर्कर्स नौकर बनाने, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन किस लैंग्वेज में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज। कोई बोल सकता है वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखो आप बोलोगे कंफ्यूज होके कि इंग्लिश लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला गया, नहीं, एंड एंग्लो वर्नाकुलर अलग है, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज सेम है, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज बुक में आपको मिलेंगे ये सारे लैंग्वेज के बारे में, क्या है बोल सकते हो,
एनी ना, आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब हो गया रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, फोक लैंग्वेज, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था ना, प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए अपने मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में। बट हाई स्कूल में जैसे चले गए एंग्लो वर्नाकुलर है, मतलब इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस रहेंगे। एंड कॉलेज के टाइम पे क्या रहेगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। कॉलेज टाइम पे हायर एजुकेशन के बाद आ रहा है ना, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे। अभी क्या बनाया गया देखो, ये याद रखने वाला चीज है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए जो हेडक्वार्टर्स बने वो कहाँ कहाँ थे देखो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है, जो भी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है उसमें थे। एंड 3 यूनिवर्सिटीज बनाए गए, फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज 1857 में, उस पीरियड में ये बिल भी पास किया गया एंड यूनिवर्सिटीज बनाए गए। कलकत्ता, दैट इज नॉट कोलकाता, आज के टाइम पे वो कोलकाता है बट पहले था कलकत्ता, कलकत्ता है, एंड बॉम्बे, अभी मुंबई जिसको बोल रहे हो, एंड मद्रास, ठीक है। तो ये 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज भी ओपन हुए। नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, बहुत सारे टाइप्स के स्कूल्स भी ओपन हो गए। इनके अकॉर्डिंग क्या था, एलिमेंटरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, इंटरमीडिएट स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अगर देखोगे एलिमेंट्री स्कूल्स 1 to 8, हाई स्कूल 9 to 12, इंटरमीडिएट में पहले क्या था ना 9 to 11 था, और इंटरमीडिएट में 12 क्लास आता था, कॉलेज में +3 ग्रेजुएशन बोल सकते हो, प्लस यूनिवर्सिटी लेवल में और भी होते हैं जो कि आपके PhD वगैरह के लिए रिसर्च और यूजी PG जो भी बोलना है वो सब भी आ जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग ये वेराइटीज़ दिए गए। वुमेन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इस टाइम पे इंप्रूव किया जा रहा है बिकॉज वो डिस्पैच थोड़ा चाहते थे कि वुमेन एजुकेशन स्टार्ट हो, तो वुमेन एजुकेशन स्टार्ट हुआ। एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स भी दिए गए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स दैट इज द ट्रेनिंग्स, उस टाइम पे BEd या CT ये सब नहीं बोले जाते थे, उस टाइम पे नॉर्मल बोला जाता था टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स ट्रेनिंग दिए जाएंगे। इसके रिकमेंडेशंस जो है वो पॉइंट क्या होते थे, रिकमेंडेशंस वेर नॉट कैरीड आउट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये जो पॉइंट्स दिए गए थे ये बहुत टाइम के लिए नहीं चला। एंड इट डिडंट सिंसियरली प्रमोट यूनिवर्सल लिटरेसी, ये बहुत ही ज़्यादा साक्षरता लाने के लिए काम नहीं कर रहा था, यूनिवर्सल लिटरेसी लाने के लिए काम नहीं कर रहा था। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या आया देखो, इसके बाद आपके बुक के अकॉर्डिंग 1882 का पीरियड आया, 1882 का पीरियड आया, दैट इज कॉल्ड हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन आया। 1854 चला गया वुड डिस्पैच, अभी आएंगे हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन क्या एग्जामिन कर रहा है ना, एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्पैच 1854। तो 2 टाइम्स लिख दिया 1854, थोड़ा सा 1 टाइम ही लिखेगा, ठीक है, 1 टाइम लिखिएगा। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं वो एग्जामिन कर रहे थे। 1854 1882 बहुत ही टाइम है, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं कि 28 ईयर्स का टाइम है। तो उसमें कितने चेंजेस आए या फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या हुआ उसके लिए एग्जामिन किया जा रहा है कि कौन सा सिस्टम में क्या वीकनेसेस है। 2 स्ट्रीम्स ऑफ हाई स्कूल्स, 2 स्ट्रीम ऑफ हाई स्कूल सिस्टम स्टार्ट हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड कॉमर्शियल एजुकेशन, ये तीनों भी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम के लिए क्या हुआ ना, डाइवर्सिफाई स्कूल करिकुलम एंड इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन, मतलब हमने क्या किया, टोटली इग्नोर्ड इन रियलिटी, जो चीज़ को रियलिटी में इग्नोर किया गया कि हमने स्कूल करिकुलम को डाइवर्सिफाइड कर दिया। हर एक जैसे कि साइंस बच्चों के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, आर्ट्स ग्रुप के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अलग, इसके लिए अलग अलग से लाए और इंट्रोड्यूस करवा दिया वोकेशनल एजुकेशन को। कितना पॉइंट था, 1882 गया, अब क्या आया 1904, जिसको पहला यूनिवर्सिटीज़ कमीशन बोला गया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस का कौन सा था, 1948 वाला, बट बिफोर इंडिपेंडेंस बोला जा रहा है 1904 में आया। ये कमीशंस अपॉइंटेड हुए कब, 1902 में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या कर रहा था ना, यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसका डेवलपमेंट वो ट्राई कर रहा था, उसको अरेंज करने के लिए ट्राई कर रहा था। और इस टाइम पे ये और क्या कंट्रोल कर रहा था ना, सेकेंडरी स्कूल्स कैसे होंगे, अंडर कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ही थे सेकेंडरी स्कूल। एंड एक एक्ट बना, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ना, स्कूल्स को रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, या फिर जस्ट लाइक होता है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है या फिर गवर्नमेंट का अंडर है बट रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलते हो ना। तो वो पॉइंट वही कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ ही डिसाइड करेंगे कौन सा स्कूल गवर्नमेंट होगा कौन सा प्राइवेट होगा, वो सारा, ठीक है। अभी देखो और एक कमीशन आया 1904 के बाद,
हम एक कमीशन में जंप करें, दैट इज 1917, वो है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, हर एक का 4-4 पॉइंट दिया गया है। सैडलर कमीशन, इसको और क्या बोल सकते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सैडलर कमीशन 1917, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सो ये क्या कर रहा है ना, हायर एजुकेशन को ये डिवाइड कर रहा था। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के टाइप पे हायर एजुकेशन को डिवाइड कर रहा था, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, बाइफर्केट लिखा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस, देखो कॉलेजेस बोला गया ना, कंसेप्ट ऑफ +2 आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, दैट इज, और क्या था, टीचिंग, सिटी बीटी, ये सब के लिए। एंड सेटिंग अप ऑफ ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अब आएगा आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कब आया, सैडलर कमीशन में। हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था। सैडलर कमीशन 1917 में आया। हार्टॉग कमेटी 1929 में आया, ठीक है, 1929 में आया। हार्टॉग कमेटी क्या कहता है, देखो 4 पॉइंट 5 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो ये रिव्यू कर रहा था ना पोजीशन ऑफ एजुकेशन, अब तक कितना ग्रोथ हो चुका है, बिकॉज 1917 में सैडलर कमीशन गया हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो ये सारे एजुकेशन सिस्टम को चेक कर रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, रिव्यू द पोजीशन ऑफ एजुकेशन, मतलब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, नॉट आवर इंडिया, दैट इज द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया का ग्रोथ एजुकेशन में कितना हुआ है वो चेक करने वाले थे। तो उसके लिए जो कमिटी बना, दैट इज कॉल्ड हार्टॉग कमिटी। एंड मिडिल स्कूल स्टेज, मोर डाइवर्सिफाइड करिकुला इन द स्कूल्स। मिडिल स्कूल स्टेज में क्या किया गया ना, करिकुलम को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बना दिया गया, बहुत सारे वेराइटीज़ होंगे, को करिकुलम एजुकेशन सिस्टम होगा, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगे, और एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सारे पॉइंट्स को एंटर कर दिया गया, ठीक है। एंड ऑफ मिडिल स्टेज में क्या हुआ ना, एंड ऑफ मिडिल स्टेज बॉयज़ के लिए स्पेशली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल करियर को चूज करने का ऑप्शन मिल गया। एंड ऑफ द मिडिल स्टेज बच्चों को क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल करियर को चूज करने के लिए ऑप्शन मिल गया। एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी टीचर्स, ठीक है, सर्विस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी टीचर्स ये भी मिल गया, ठीक है। ये हार्टॉग कमेटी का 4 पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट थे। अभी आते हैं और एक कमेटी, दैट इज कॉल्ड सैप्रू कमेटी। सैप्रू कमेटी, तेज बहादुर सैप्रू इसको चेयरमैनशिप में लेके गए थे, और 1934 में ये आया। 34, देखो 34 के बाद ही क्या आ जाएगा ना, आपका वुड एबॉट वुड रिपोर्ट एक आएगा 1937 में। एंड उसके बाद का पॉइंट में जाकिर हुसैन कमिटीज आ जाएंगे। एंड उसके बाद आपका नॉर्मली सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आएगा। आप बोलोगे मैम कहीं पे महात्मा गांधी जी के बारे में मेंशन नहीं हुआ, ये ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे उनका ही कमिटीज के रिलेटेड हम लोग बात करें, ठीक है। हार्टॉग कमेटी खत्म हुआ, दैट इज अ सैप्रू कमेटी आएगा। सैप्रू कमेटी 1934 में आया, तेज बहादुर सैप्रू। एंड ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, दैट इज अ अपर प्राइमरी गवर्नमेंट कॉजेस। अपर प्राइमरी के लिए क्या हुआ ना, ये अपर प्राइमरी लेवल्स के लिए नहीं बोला, तो यूनाइटेड प्रोविंस है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। एंड अपर प्राइमरी से ही बच्चों को एजुकेशन मिलता था। यूपी के बाद फुल स्टॉप है या फिर रोक दिया गया है, क्योंकि यूपी यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो सेकेंडरी स्टेज में ही आया। तो अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और उसके अपर लेवल में एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा दिया गया। यहाँ पे वो पॉइंट हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज और सेकेंडरी स्टेज पे ही रुक दिया गया। एंड उसका एक मेन पॉइंट था अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूनाइटेड जो प्रोविंस थे, एरियाज थे, उसमें कैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसको ध्यान देना था। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या था ना, इस टाइम पे पर्पस ऑफ एजुकेशन था कि फॉर एग्जाम एंड डिग्री ओनली, बच्चों को एग्जाम देना है, डिग्रीज मिल जाएंगे। सजेशंस क्या हुआ ना, डाइवर्सिफाइड कोर्स बनाए गए सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज बी एबोलिश्ड, इंटरमीडिएट स्टेज को हटा दिया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी आया, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया। डिग्री कोर्सेज को 3 इयर्स कर दिया गया। इतना पॉइंट था सैप्रू, तेज बहादुर सैप्रू कमेटी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आया द एबॉट वुड रिपोर्ट। एबॉट बोला गया, एडम नहीं बोला गया। एडम का चला जाता आपके पहले ही चला गया होगा 18 सेंचुरी में, बट ये 19th सेंचुरी चल रहा है, ठीक है। देखो एबॉट वुड रिपोर्ट, तो एबॉट वुड रिपोर्ट, इनका पूरा नाम यहाँ पे मैसर एबॉट एंड वुड दिया गया है। 2 पर्सन है, एबॉट एंड वुड 2 पर्सन है उनके अकॉर्डिंग। तो ये नहीं करना है आपको, बस एबॉट वुड रिपोर्ट 1937। एंड इनमें भी देखो हर एक पॉइंट में कॉमन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का ओपन करना, पॉलीटेक्निक
केम इनटू एग्जिस्टेंस, पॉलीटेक्निक पढ़ाई होता है अभी, तो उसको इंक्लूड किया गया। एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स में दिए गए, एग्रीकल्चरल ऐसे सब्जेक्ट्स को हाई स्कूल में दिए गए। अभी एक कमेटी आ रहा है जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है, 1937 का ही है, ये भी 1937 का ही था। तो 1937 में, और इस टाइम पे और एक पॉइंट आप जो बोल रहे थे महात्मा गांधी का पॉइंट नहीं लिखा है, तो दैट इज अ वर्धा स्कीम, वर्धा बेसिक एजुकेशन। दिसंबर 2 में 1937 में 7 प्रोविंसेस मतलब 7 एरियाज में ये किया गया था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 साल के लिए किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग रहेगा। मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि आप हाथों का काम या एम्ब्रॉयडरी, गार्डनिंग, जैसे हो गया पोटरी मेकिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को वोकेशनल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया, जिससे प्रोडक्टिव वर्क मिले, ऐसे अर्निंग बचे। वर्क सेंट्रिक एजुकेशन था, ज़्यादा हम लोग वर्क पे ध्यान देते थे, पढ़ाई पे नहीं। अगर 8 घंटे का पढ़ाई है, 6 घंटा बच्चा वोकेशनल एजुकेशन में रहेगा, 2 घंटा पढ़ाई करेगा। सेल्फ सफिशिएंट एंड कवर द रेमुनरेशन ऑफ द टीचर्स। सेल्फ सफिशिएंट मतलब बच्चे यहाँ पे खुद से इनकम कर सकते हैं, खुद के पढ़ाई के लिए और घर के सपोर्ट के लिए, प्लस टीचर्स को अर्निंग भी वही देंगे, ठीक है। ये था आपका वर्धा स्कीम एंड जाकिर हुसैन कमेटी 1937 दिसंबर 2 में आया था। अभी आया सार्जेंट रिपोर्ट, दिस इज योर लास्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट यहाँ पे इस मतलब मेमोरी चार्ट का लास्ट रिपोर्ट है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड मेमोरी चार्ट पे। तो सार्जेंट रिपोर्ट आया 1944 में, डीलिंग विद द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या कह रहा था, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स में एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी करना है, सारे बच्चों को पढ़ना है, सारे लोगों को पढ़ना है, इलिटरेट कोई नहीं रहेगा, लिटरेट बनेगा। द फर्स्ट कंप्रीहेंसिव स्कीम कवर ऑल स्टेजेस, ये ऐसा स्कीम था जो कि ऑल स्टेजेस को कवर कर रहा था। वो प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी, बेसिक एजुकेशन, जूनियर बेसिक एजुकेशन, सीनियर बेसिक एजुकेशन, हाई स्कूल्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिग्री एजुकेशन, ये सबको फोकस कर रहा था। मतलब 10+2+3 सिस्टम जो था ना, उसको भी। प्लस इसमें क्या हुआ ना, एक पॉइंट है, जैसे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन कब तक मिल जाना चाहिए, 3 to 6 ईयर्स में, ठीक है। यूनिवर्सल कंपलसरी फ्री प्राइमरी बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। कंपलसरी है, यूनिवर्सल है, फ्री है। बेसिक एजुकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक जूनियर बेसिक, एक सीनियर बेसिक। जूनियर बेसिक में 6 to 11, सीनियर बेसिक में 11 to 14। जूनियर बेसिक में 6 to 11 ईयर्स के बच्चे होंगे और 11 to 14 में सीनियर बेसिक बच्चे होंगे, ठीक है। 6 to 11 जूनियर बेसिक के लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो अलग रहेगा, ठीक है, 1:30, ये आपके बुक में होगा। एंड और एक है 1:35, ठीक है। सो 11 to 40 इसके लिए स्टूडेंट रेशियो अलग है, दैट इज 1:35। 2 टाइप्स ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल 2 टाइप के होंगे, एकेडमिक, एक टेक्निकल। टेक्निकल बोल दिया गया मतलब इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, प्लस डिप्लोमा, ITI जो भी पॉलीटेक्निक है उसके लिए भी हो जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हाई स्कूल में मदर टंग ही रहेगा। डिग्री कोर्स शुड बी फ्री फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए डिग्री कोर्स को भी फ्री कर दिया गया। सॉरी, डिग्री कोर्स शुड बी फॉर 3 ईयर्स, सॉरी मैं फ्री बोल दी, फ्री नहीं, उस टाइम पे फीस लिया जाता था बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ द एडल्ट लिटरेसी, मतलब एडल्ट लिटरेसी को घोलना स्टार्ट किया गया, मतलब उस टाइम पे देना स्टार्ट किया गया। एंड इन अबाउट 20 ईयर्स, ये कब तक ले लेना चाहिए एडल्ट लिटरेसी, 20 साल की उम्र में। कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए एंड इम्प्रूवमेंट इन द सैलरी स्केल, जो टीचर का सैलरी स्केल को इम्प्रूव करना चाहिए। इतने पॉइंट्स से आपके सर्जन रिपोर्ट में, ठीक है, भी पढ़ाऊंगी तो वही चीज़ है, ठीक है। सो नाउ द सेकंड पोर्शन आफ्टर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ एजुकेशन, दिस इज योर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ एजुकेशन। सो ये क्या है, एजुकेशन सिस्टम विद द ऑल इवोल्यूशन, ऐसे लिखे गए हैं, बट ऑल इवोल्यूशन मतलब चेंजेस क्या क्या आए हैं। आर्टिकल 45 सुने हो, आर्टिकल 45 बोलता है क्या है ना, इट शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, to provide free and compulsory education to the all children till they attain 14 years of age within the 10 years of coming into force of constitution। संविधान में ये आर्टिकल रखा गया है, धारा 45 आर्टिकल रखा गया, जो कि RT में अभी चेंज हो चुका है। आर्टिकल 45 था, अभी आर्टिकल 21A को यूज़ किया गया है। एंड उसमें बोला गया कि कंपलसरी फ्री एजुकेशन तो देंगे, बाकी छोटे बचपन से ही बच्चों को कंपलसरी कर दिया जाएगा, 0 to 18, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 6 to 14, एटलीस्ट ये क्या है 6 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों को एजुकेशन कम्प्लीटली दिया जाएगा। एंड कमिंग 10 सालों में, मतलब उस पीरियड का बोला जा रहा है,
तो कमिंग 10 सालों में ये एनफोर्स्ड हो जाना चाहिए। चलो पॉइंट्स अब स्टार्ट करते हैं। अभी कौन सा कमीशन आया? राधा कृष्णन कमीशन। तो अभी तो पॉइंट पढ़ के आए थे, वही पॉइंट लिख देना है, हो जाएगा। राधा कृष्णन कमीशन क्या है ना? राधा कृष्णन कमीशन 1948 to 49 में आया था। तो राधा कृष्णन कमीशन वाज chairmanship by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji, and it is also known as University Commission, Education Commission. It was focused on university education and university education मतलब जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही काम करेगा बस यूनिवर्सिटी के लिए। एंड इस टाइम पे और क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ, यूनिवर्सल और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मुदालियर कमीशन आया। मुदालियर कमीशन आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो पॉइंट्स को, 2-4 पॉइंट्स, जैसे कि किसके चेयरमैनशिप में हुआ और क्या चाहते थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ोगे उसके साथ मैं बताऊंगी, ईच पोर्शन को फिर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं पढ़ाऊंगी, मतलब हार्डली 4-5 पेज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी ब्रीफ दे रही हूँ, ठीक है। मुदालियर कमीशन 1952 to 53 में आया, ठीक। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर नाम पढ़ के आए थे 1.5.4 में, है ना। तो वही मेंशन हुआ, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। एग्जामिन सेकेंडरी एजुकेशन, ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम को एग्जामिन कर रहा था? सेकेंडरी एजुकेशन को। 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे इस टाइम पे। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आफ्टर 12th फॉर 2 years, मतलब आपका 12वीं कक्षा के बाद, ठीक है, 12th क्लास के बाद आपका जो CTBT होता है उसके लिए। एज सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग जो हमारे लिए था ग्रेजुएशन के बाद फॉर 1 year, पहले 1 year के लिए था, प्लान टू बी एक्सटेंडेड टू 2 years। इसको प्लानिंग तब से किया गया था कि ये 2 साल का बन जाएगा, एंड अभी आप लोग 2 साल का ही कर रहे हो। कमिंग टाइम पे ये कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया ग्रेजुएशन के साथ, तो वो 4 साल का हो गया। फ्री ट्रेनिंग विद द रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, वहाँ पे रहने के लिए दिया गया है और आप फ्री में रह सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। अभी क्या आया ना, एक कमीशन आया, पता है 1958 में, कहीं पे मेंशन नहीं है प्रॉपर्ली, बट ये 1958 में आया, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन। नेशनल कमिटी ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये ना पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है, ओटेट सीटेट के लिए मेंशन कर दिया। NCWE, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, 1958 में आया। एंड इसको और क्या बोल सकते हैं? दुर्गाबाई देशमुख कमिटी, इस कमिटी को और क्या नाम दिया ना? दुर्गाबाई देशमुख कमिटी। एंड इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ, मतलब ये कमिटी आया था 1958 में, रिपोर्ट बनाया 1959 में। को एजुकेशन क्या क्या है ना? मिडिल स्कूल स्टेज में रहेगा, एंड सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे हाई स्कूल स्टेजेस के लिए। डाइवर्सिफाइड करिकुलम होगा, गर्ल्स के लिए स्पेशली अलग सा करिकुलम बनाया जाएगा, जैसे गर्ल्स पढ़ सके। ट्रेनिंग ऑफ वुमेन टीचर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन टीचर्स लाए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे। वुमेन टीचर एजुकेशन स्टार्ट हो गया है अभी भी, एंड उसके साथ ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो वुमेन्स को पढ़ा सके या गर्ल चाइल्ड्स को पढ़ा सके स्कूल्स में। अभी आया नेक्स्ट हमारा कोठारी कमीशन 1964 to 66। कोठारी कमीशन ये क्या था? सेट, अभी पॉइंट्स आप बोलोगे मैम ये सब कहाँ कहाँ से आए? सेट 12 टास्क फोर्सेस, इन्होंने ना 12 ग्राउंड पे काम किया है, 12 फील्ड्स में बोल सकते हो, इसके 12 पिलर्स हैं, ठीक है। 7 वर्किंग ग्रुप्स, 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाया था। साइंस ए बेसिक कंपोनेंट्स, मतलब ये क्या था ना 10+2+3, तो सोच लो पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेक करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या है, तो इसलिए तो लार्ज ग्रुप्स चाहिए ना चेकिंग के लिए। तो 7 वर्किंग ग्रुप्स बने एंड 12 टास्क फोर्स बने, ठीक है। साइंस को बेसिक कंपोनेंट बनाएगा एंड इंट्रोड्यूसिंग SUPW, ये सपोर्टिंग, आपको फिजिकल वर्क सिखाया जाएगा, या फिर स्टिचिंग का काम, या फिर आपको गार्डनिंग, वोकेशनल एजुकेशन इसी के थ्रू उस टाइम पे दिया जाता था स्कूलों में। वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, देखो रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया है। कॉमन स्कूल सिस्टम 10+2 सिस्टम, 10+2+3 सिस्टम्स, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में ये क्या कर रहा था, डिफरेंट रिलीजियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। ग्रुप्स फॉर द साइलेंट मेडिटेशन, ऐसे भी ग्रुप्स बनाए गए थे जो योगा मेडिटेशन पे चल रहे थे। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, मेन पॉइंट बोला है ना, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, एक था मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, रीजनल लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल, एंड रीजनल लैंग्वेज बोला गया है तो उसके साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया ना, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ कुछ जगह पे उर्दू एंड संस्कृत भी यूज़ होता था। क्वालिटी टीचर एजुकेशन भी हमें चाहिए, ठीक है।
अभी क्या आया नेक्स्ट कमिटी, दैट इज़ द यशपाल कमिटी। आप बोलोगे मैम ये तो हमारा ज़रूरत नहीं है, आपने बोला, बट ये ओटेट सीटेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग विदाउट बर्डन ये हमारा यशपाल कमिटी बोलता है। 1992 देखो, 1992 में और क्या आया था, POA भी आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया था। ये क्या किया ना, रिड्यूस द एकेडमिक बर्डन, ये क्या दिया, क्या ना एकेडमिक बर्डन को ये कम कर रहा था। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज्ड टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एंड एजुकेटर्स। देखो, जो पहले प्रिपेयर किया जाता था टेक्स्ट बुक, तो उसको ना डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब उसको ही पहले ध्यान केंद्रित करके पढ़ाया जाता था, तो उसको डिसेंट्रलाइज करके हमने टीचर इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा फोकस कर दिया कि टीचर ही सब कुछ पढ़ाएंगे, एजुकेटर्स ही पढ़ाएंगे। डिस्करेज द कंपटीशंस और इनकरेज कोलैबोरेशंस, हम मिलजुल के पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते थे बिकॉज उससे डेवलपमेंट बढ़ेगा, बट कंपटीशंस को थोड़ा सा डिस्करेज किया गया। नो टेस्ट और इंटरव्यू फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बचपन में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी एंट्रांस या टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। नो हैवी बैग्स, नो नीड फॉर चिल्ड्रन टू परचेज द बुक्स इंडिविजुअली एंड कैरी दैम डेली टू होम्स। ठीक है, हर दिन घर से ढोके वो स्कूल लाएंगे, स्कूल से फिर घर लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए किताबें खरीदने के लिए मना कर दिया गया। और हैवी बैग्स नहीं चाहिए, बच्चे आएंगे स्कूल्स और टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। नो होमवर्क फॉर द प्राइमरी क्लासेस, बचपन में प्राइमरी सेशंस में कोई भी होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क इन अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, ये होमवर्क दिया जाएगा, बट नॉन टेक्सचुअल लॉन्ग क्वेश्चन टाइप नहीं होंगे, छोटे छोटे कुछ ऐसे टास्क होंगे। टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल ऑन रोटेशन बेसिस, सबके लिए टेक्स्ट बुक नहीं होते थे, रोटेशन बेसिस, आज रोल नंबर 1 to 5 को मिला तो कल मिलेगा 6 to 10 बच्चे को। रियल लाइफ सिचुएशंस में पढ़ाई होता था। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो। हिस्ट्री सिलेबस में क्या इंक्लूड कर दिया गया ना, हिस्ट्री सिलेबस में दैट इज 6 to 8 में फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को इंक्लूड किया गया। एजुकेशन कमिटी किस पे ध्यान दे रहा था, दैट इज विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। रैंक अटेंड इन स्कूल ग्रेडिंग, देखो रैंकिंग मिलते हैं ना, A+, AA और B+, कुछ भी मिलते हैं, तो वो रैंक मिलते थे। अगर अच्छा एजुकेशन होगा, उस स्कूल्स का एडमिशन्स बढ़ रहा है या फिर बच्चे अच्छे रिजल्ट्स कर रहे तो उनके अकॉर्डिंग रैंकिंग मिलते थे। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस चेक किया जाता था। क्लास मैनेजमेंट एंड प्रोसीडिंग ऑफ टीचिंग, क्लास मैनेजमेंट के लिए ध्यान दिया जाएगा, और टीचिंग प्रोफेशंस में कैसे आप आगे बढ़ोगे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद से आपका नेशनल पॉलिसीज़ हैं, और भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उसको पढ़ाऊंगी। इतना क्लियर है? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.